हाँ भाई देखिए, आज हम करेंगे सबसे पहले स्तब्धिका एफ से। तो डेफिनेशन देखिए क्या होता है स्तब्धिका का, कि एक सकेंद्र कक्षा में स्तब्धिका वह बिंदु है जहां बल केंद्र के सापेक्ष ध्रुवीय रेखा आर अधिकतम अथवा न्यूनतम होता है। ठीक है, देखिएगा भाई, जैसे मान लीजिएगा ये तो आपका कोई भी बल केंद्र है और जो आपकी सकेंद्र कक्षा है वो कोई भी सकेंद्र कक्षा हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे ये तो मैंने वृत्त बना दिया, कुछ भी हो सकती है सकेंद्र कक्षा आपके पास में। जैसे मान लीजिए सपोज ये इस प्रकार से आपकी सकेंद्र कक्षा। अब सकेंद्र कक्षा पर वह बिंदु जिसके बल केंद्र से जो दूरी अधिकतम या न्यूनतम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तब्धिका कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये वाला जो बिंदु है इसकी दूरी न्यूनतम है, तो ये वाला जो बिंदु है इसको आप लोग क्या कहेंगे, स्तब्धिका कहेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये जो बिंदु है इस बिंदु के बल केंद्र से दूरी अधिकतम है, तो इस बिंदु को आप लोग क्या कहेंगे, स्तब्धिका कहेंगे। तो ऐसे बिंदु जिनके बल केंद्र से दूरी या तो न्यूनतम होती है या फिर अधिकतम होती है, तो ऐसे बिंदु को हम लोग स्तब्धिका कहते हैं। दूसरा आपके पास में है स्तब्धिका दूरी। तो देखिए अभी आपने स्तब्धिका की डेफिनेशन में देखा कि स्तब्धिका की जो जिस बिंदु की दूरी बल केंद्र से न्यूनतम या अधिकतम होती है उस बिंदु को आप लोग क्या कहते हो, स्तब्धिका। अब इस बिंदु की इस बल केंद्र से जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी को आप लोग कहते हैं स्तब्धिका दूरी। तो स्तब्धिका की बल केंद्र से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तब्धिका दूरी कहते हैं। ठीक है भाई, ये लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है स्तब्धिका कोण। दो क्रमागत स्तब्धिका रेखाओं के मध्य का जो कोण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तब्धिका कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक तो ये हो गया और सपोज एक स्तब्धिका ये होता। अब इनके दोनों के बीच में कोई भी स्तब्धिका नहीं है, तो फिर इनके दोनों के बीच के जो कोण बनेगा, दो क्रमागत स्तब्धिकाओं के बीच का कोण, जैसे इन दोनों के बीच के जो कोण बनेगा इसको आप लोग क्या कहेंगे भाई, स्तब्धिका कोण। इसके बाद में आपके पास में है उपसौर। तो उपसौर किसको कहेंगे, देखो आपने स्तब्धिका में देखिए दो बातें देखी हैं कि या तो दूरी बल केंद्र से जो दूरी है वो न्यूनतम होनी चाहिए या फिर अधिकतम होनी चाहिए। तो उपसौर किसको कहेंगे, जिस बिंदु के बल केंद्र से दूरी कैसी होती है, न्यूनतम। जैसे ये वाला बिंदु है इसकी दूरी न्यूनतम है, तो जिस बिंदु की बल केंद्र से दूरी न्यूनतम है उसको हम कहेंगे उपसौर, और जिस बिंदु के बल केंद्र से दूरी अधिकतम है उसको हम लोग कहेंगे अपसौर। तो ये जो डेफिनेशन है इनको एक बार क्लियर आप लोग कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, एक एम सहती का कण केंद्रीय आकर्षी बल एम म्यू इंटू 5/r³ प्लस एट c²/r⁵ के अधीन गतिशील है और इसको स्तब्धिका जो c दूरी पर है से 3√μ/c वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि सकेंद्र कक्षा r = c cos 2/3 थीटा है और ये πc²/8√μ समय के पश्चात मूल बिंदु पर पहुंचती है। देखिए भाई, हमें यहाँ दिया गया है केंद्रीय आकर्षी बल। ये केंद्रीय आकर्षी बल आपको दिया गया है, हम यहाँ पर लिख लेंगे केंद्रीय त्वरण। तो चूंकि बल आप लोग जानते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसलिए इस बल में से अगर द्रव्यमान जो m है इसको हम लोग हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा केंद्रीय त्वरण P। तो यहाँ जो केंद्रीय त्वरण P है ये आपके पास हो जाएगा म्यू इंटू 5/r³ प्लस 8c²/r⁵। ठीक है, ये केंद्रीय बल हो गया। अब यहां से हमें ज्ञात करना है सकेंद्र कक्षा का समीकरण। तो सकेंद्र कक्षा ज्ञात करनी है तो लिखिए सबसे पहले सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो हम यहां लिखेंगे सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, ठीक है भाई। तो सकेंद्र कक्षा का जो अवकल समीकरण है ये आप लोग जानते हैं u प्लस d2u/d⁵ p/h²u²। ठीक है, ये आपके पास में आ गया सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। इसमें h² से मल्टीप्लाई करता हूँ इसके दोनों पक्षों को एक बार, तो h² हो जाएगा इंटू u प्लस d2u/d⁵ p/u²। p का वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो ये p का वैल्यू आ गया म्यू, और इसमें देखिए r को अगर अपन 1/u जब लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5u³ और प्लस 8c²u⁵। ठीक है, और बटा यहाँ से ये आपके पास में आ जाएगा u²। ठीक है, देन h² इंटू u प्लस
d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू, हाँ भाई इनमें से दोनों में से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इस यू स्क्वायर से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल होने पर बचेगा 5u प्लस 8c स्क्वायर यू क्यूब। ठीक है, अब इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा। अब समीकरण के दोनों पक्षों को हम 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो समीकरण के दोनों पक्षों को 2du बाई डी थीटा से गुणा कर समाकलन करने पर 2du बाई डी थीटा से गुणा कर समाकलन करने पर, हाँ भाई करिए। देखो 2du बाई डी थीटा से गुणा करके हम जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये एच स्क्वायर अचर है आपके पास में तो ये लीजिएगा एच स्क्वायर, इसको 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2du बाई डी थीटा इंटू d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये आपके पास में हो जाएगा du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 2u du अपॉन डी थीटा ऐसा बनेगा। तो 2u का जो इंटीग्रेशन है u स्क्वायर हो जाएगा और du अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहाँ du अपॉन डी थीटा केवल हमें ये बता रहा है कि जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हुआ है वो थीटा के सापेक्ष हुआ है। अब उसका अगर इंटीग्रेशन कर दोगे थीटा के सापेक्ष तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इसलिए du बाई डी थीटा से हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, उसको हटा देना है आपको और बाकी जो भी राशि बचती है उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो 2u बचा जिसका इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ u स्क्वायर, और ये देखिएगा वेग का फॉर्मूला हो गया सेकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर v स्क्वायर है ना, और इक्वल टू म्यू इनटू इसका करिएगा। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2u का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, तो बनेगा 5u स्क्वायर, du अपॉन डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, u की घात 4 बटा 4, तो 4 से 4 कैंसिल होने पर बचेगा 4c स्क्वायर u की पावर 4 और प्लस एक कांस्टेंट में यहाँ ऐड कर देता हूँ a, इसको कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अपना काम है एच स्क्वायर और a का मान ज्ञात करना, उसके लिए प्रारंभिक कंडीशन आपको जो दी गई है उसको यूज कर लीजिएगा। चूंकि प्रारंभ में आपको दिया गया है, देखिएगा स्तब्धिका जो कि कितनी दूरी पर है, c दूरी पर है, इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में c, तो प्रारंभ में r इक्वल टू c और r इक्वल टू c है तो u इक्वल टू क्या होगा 1/c, और स्तब्धिका पर आप लोग जानते हैं कि du अपॉन डी थीटा क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं u 1/c है ना, 1/c का मतलब कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 0, इसलिए du अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में 0। तो ये आ गया du अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 और साथ ही में वेग भी आपको दिया गया है। तो सेकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर जो वेग है v इक्वल टू ये आपके पास में है 3√μ अपॉन c। ठीक है भाई, ओके, ये ज्ञात कर लिया, ये सारे वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले v स्क्वायर, तो v स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 9μ अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर और फिर देखिए du अपॉन डी थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा u स्क्वायर, u का वैल्यू 1/c कर दोगे तो 1/c स्क्वायर और इक्वल टू म्यू इंटू, अब इसको देखिए भाई 5u स्क्वायर, तो u का वैल्यू 1/c कर देंगे तो हो जाएगा 5/c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर और इसको 1/c करते ही 1/c की पावर 4 हो जाएगा तो बनेगा 4c स्क्वायर अपॉन c की पावर 4, तो 4c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो c स्क्वायर बचेगा और प्लस a। अब ये हो जाएगा 9μ अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9μ अपॉन c स्क्वायर प्लस a। ठीक है भाई, अब एक बार तो इनको दोनों को ले लीजिएगा आप लोग, प्रथम और अंतिम को, तो यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा
एक बार इनको दोनों को ले लोगे h मिल जाएगा। तो एक बार तो मैं प्रथम 2 से ले लेता हूँ, तो प्रथम 2 से, प्रथम 2 को जैसे आप लोगे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9 म्यू, ठीक है। और एक बार आप लोग लोगे प्रथम व अंतिम को, तो प्रथम व अंतिम से, प्रथम व अंतिम से, हाँ भाई फर्स्ट और लास्ट को लीजिएगा, 9 म्यू अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 0, ठीक है। तो एच स्क्वायर ए दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो एच स्क्वायर तथा ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, एच स्क्वायर तथा ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दीजिए एच स्क्वायर और ए का। तो देखते हैं फिर इसके बाद में आपके पास क्या बनता है। मैं यहाँ वैल्यू पुट करके लिख रहा हूँ इक्वेशन को, तो देखना क्या बनेगा भाई। सबसे पहले है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आपके पास में आ गया 9 म्यू, तो एच स्क्वायर को हमने लिखा है 9 म्यू और इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू। अब ये आपके पास में है 5 यू स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख दो, 5 यू स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर यू की पावर 4 और प्लस ए। तो ए का वैल्यू कितना हो गया भाई 0, ए को 0 कर दीजिए, तो इक्वेशन ये वाला आपके पास में बचेगा। अब इसमें भी आप लोग देख सकते हैं म्यू से म्यू हो जाएगा कैंसिल, और म्यू जैसे ही कैंसिल हो जाता है तो ये बनेगा 9 यू स्क्वायर। इसका आप लोग कर दोगे पक्षांतरण, तो इसका पक्षांतरण करने के बाद यहाँ जो बचेगा ये देखो 9 जब डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक तो देखिए ये वाला जो पद है ये एज इट इज आ जाएगा, तो 4 सी स्क्वायर यू की पावर 4। इसके अलावा देखो ये 5 यू स्क्वायर है और यहाँ से 9 यू स्क्वायर है, इसका पक्षांतरण कर दोगे तो बचेगा -4 यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए भाई 9 डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, 9 इंटू डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, भाई इनमें से दोनों में से 4 यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसको, तो ये 4 यू स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बताओ क्या बच गया आपके पास में, यहां से तो क्या बचेगा सी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस, हाँ भाई यहाँ से कौन बचेगा 4 यू स्क्वायर पूरा ही गया ना, तो क्या बचेगा 1, तो ये लीजिएगा आपके पास में ये आ जाएगा 1, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल आप लोग कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 3 डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू, हाँ भाई 4 यू स्क्वायर का जो वर्गमूल है 2u और रूट सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम चरों को पृथक कर लेंगे, थीटा को एक साइड कर देंगे और यू को एक साइड कर देंगे, तो चरों को पृथक जब हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन, ये बटा में जाएगा यू रूट सी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू ये 2/3 डी थीटा, ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करोगे, प्रतिस्थापन कर लो, किसका सी यू का, तो माना सी यू इक्वल टू सेक जेड, ये वाला प्रतिस्थापन मैंने यहाँ कर दिया है। और ये प्रतिस्थापन जब करेंगे तो देखो सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी यू इक्वल टू सेक जेड का जो अवकलन होगा सेक जेड टेन जेड डी जेड, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करिए और हल करिए, देखें तो देखो भाई डी यू को क्या लिख दोगे यहाँ से, ये हो जाएगा सेक जेड, डी यू जो है ये आ जाएगा सेक जेड टेन जेड डी जेड बटा यू, ठीक है, और ये बटा सी आएगा यू नहीं, ठीक है। ये तो आपने डी यू का वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद में यहाँ यू, तो ये हमने लिख दिया है यू, फिर है रूट यू स्क्वायर माइनस 1, तो रूट सी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यानी क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर जेड, तो ये लीजिएगा सेक स्क्वायर जेड और माइनस 1, ठीक है भाई, इक्वल टू 2/3
डी थीटा। ठीक है, हल कर दो इसको, देखें हल कर दोगे तो सेक जेड टेन जेड डी जेड, ये तो आई गया सेक जेड टेन जेड डी जेड और बटा सी यू। तो सी यू को आपने क्या मान लिया था, सेक जेड, तो सी यू का वैल्यू पुट कर दीजिएगा सेक जेड, और रूट ये क्या बन गया आपके पास में टेन जेड, और इक्वल टू 2/3 डी थीटा। ठीक है भाई, अब कर यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल हो गया, इसका मतलब डी जेड क्या बचेगा आपके पास में 2/3 डी थीटा। इंटीग्रेशन कर लो भाई दोनों पक्षों का, तो इंटीग्रेशन आप लोग जैसे ही कर दोगे तो डी जेड का जो इंटीग्रेशन है जेड हो जाएगा 2/3 डी थीटा का हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट को हम यहाँ 0 कर देते हैं तो अब दोनों पक्षों में सेक हम लोग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक जेड इक्वल टू सेक 2/3 थीटा। ठीक है, अब सेक जेड का वैल्यू पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा सी यू, तो सेक जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए सी यू, तो सेक जेड को हमने लिख दिया सी यू इक्वल टू सेक 2/3 थीटा। ठीक है, u को आप 1/r लिख दोगे तो c/r सेक 2/3 थीटा, तो r इक्वल टू हो जाएगा c 1/sec यानी कि cos 2/3 थीटा। ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया सेकेंद्र कक्षा का समीकरण r इक्वल टू c cos 2/3 थीटा। इसके बाद में देखिए आपको सिद्ध करना है कि यह पाई सी स्क्वायर अपॉन 8 रूट म्यू समय के पश्चात मूल बिंदु पर पहुंचती है। भाई यहाँ तो जो कण है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, सी दूरी पर, लेकिन अब आपको क्या बताना है, समय बताना है जब जो कण है कहाँ पर आ जाएगा, मूल बिंदु पर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिएगा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, ये बराबर होता है h/r स्क्वायर के। जब सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण ज्ञात किया था हमने पहली क्लास में, उसमें हमने देखा था डी थीटा अपॉन डी टी h/r स्क्वायर के बराबर होता है। तो डी थीटा अपॉन डी टी h/r स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा और चरों को पृथक कर लीजिएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग एक बार, तो r का वैल्यू पुट कर लोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी ये हो जाएगा h/r स्क्वायर। r का वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये हो जाएगा c स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा। ठीक है भाई, अब चरों को पृथक कर लो, थीटा को तो एक साइड कर दो और t को एक साइड कर दो। तो ऐसा जब कर लेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा c स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा डी थीटा इक्वल टू h डी टी। ठीक है, तो देखिएगा अब h का जो वैल्यू था वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। h का वैल्यू हमने ज्ञात किया था ना पीछे, कितना आया था 9 म्यू आया था शायद, तो वो जो h का वैल्यू है वो भी हम यहाँ पुट कर लेंगे, अभी लास्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार तो इंटीग्रेशन करेंगे अपन। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट हम लोग देख लेते एक बार क्या लेंगे, ध्यान देना। तो चूंकि समाकलन की सीमाएं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समाकलन की सीमाएं, देखो समाकलन की जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी आपके पास में भाई, स्तब्धिका से प्रारंभ में देखो कितने दूरी पर है, सी दूरी पर है, इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में c, तो ये r इक्वल टू c, लेकिन अपने को r तो चाहिए ही नहीं, अपने को तो क्या चाहिए थीटा और t चाहिए। तो थीटा और t चाहिए तो देखो r इक्वल टू c है, तो थीटा ज्ञात कर लो यहाँ से। तो देखो इसमें r का वैल्यू जैसे ही c करोगे c से c कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2/3 थीटा ऐसा हो जाएगा, c से c कैंसिल होने पर cos 2/3 थीटा इक्वल टू 1, और cos कितने का मान होता है 1, 0 का, है ना। तो जो 2/3 थीटा है ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा का जो मान है ये आपके पास में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो t का मान है वो भी हम लोग लिख देंगे। t का मान क्या है, यहीं से प्रारंभ करें ना, तो यहाँ पर t का मान भाई प्रारंभ में था ही यहाँ पर कण, इसका मतलब t का मान 0 हो गया प्रारंभ में, तो यहाँ जो t है ये आपके पास में क्या हो जाएगा 0। उसके बाद में अब बात करते हैं मूल बिंदु की,
तो मूल बिंदु पर जैसे ही कण पहुंच जाएगा तो मूल बिंदु की मूल बिंदु से दूरी आप लोग जानते हैं कितनी होती है, 0। इसका मतलब r = 0। अब r का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो यहां से देखिएगा कोस 2/3 थीटा बराबर 0 आ जाएगा। और कोस कितने का मान होता है भाई, 0, π/2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2/3 थीटा है ये बराबर है π/2 के। तो यहां से जो थीटा है ये आपके पास में आ जाएगा 4π/, थीटा ज्ञात करना ना, तो थीटा आ जाएगा 3π/4। तो ये थीटा आपके पास में आ गया 3π/4। अब सी दूरी पर था, मूल बिंदु पर आ गया, कितने समय में आया, मान लिया कि t समय में आया, तो जो t का वैल्यू है वो आप लोग क्या कर दोगे यहाँ पर, t। ठीक है भाई। अब इसको हल कर लीजिए इस समाकलन को इन लिमिट्स के अंदर। तो वैल्यू पुट करिएगा, तो इंटीग्रेशन, देखो भाई c² यहाँ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लिख दो, सब कांस्टेंट है। तो ये लो भाई c² मैंने लिख दिया, cos² 2/3 थीटा, तो cos² 2/3 थीटा d थीटा। इसका जो लिमिट है थीटा का, है ना, थीटा का जो लिमिट है वो क्या हो गया, 0 से 3π/4। तो ये थीटा का लिमिट आपने लिखा 0 से 3π/4 इक्वल टू h, और ये आपके पास में आ गया dt। अब dt का वैल्यू, t का जो लिमिट है 0 से t है, तो इसका लिमिट आप लोग कर देंगे 0 से t। हल कर लीजिए भाई, तो ये आ जाएगा c², इधर से लिख देता हूँ मैं एक बार, तो h, dt का इंटीग्रेशन t बनेगा लिमिट, ये dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t है इक्वल टू c², इधर से कांस्टेंट है। अब इसका जो इंटीग्रेशन है अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो एक बार मैं इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ, 3π/4 cos² 2/3 थीटा d थीटा। ठीक है भाई। इसमें देखो एक प्रतिस्थापन हम लोग कर लेंगे यहाँ। मान लिया कि सपोज ये जो 2/3 थीटा है ये कोई भी चर मान लीजिएगा, सपोज मैं इसको y मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फाई मान लेता हूँ इसको। तो इसका अवकलन कर दीजिए, तो 2/3 d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d5 हो जाएगा। अब लिमिट देखना, जैसे ही थीटा इक्वल टू 0 है तो बताओ फाई इक्वल टू क्या आएगा, 0। और जैसे ही थीटा इक्वल टू 3π/4 है तो फिर फाई इक्वल टू क्या आएगा, बताओ। थीटा का वैल्यू जैसे ही आप 3π/4 करोगे तो देखिएगा फाई जो है ये हो जाएगा 2/3 थीटा, थीटा का मान आपने कर दिया 3π/4, तो फाई आपके पास में आ जाएगा π/2। तो ये लीजिए भाई, लिमिट आ गई 0 से π/2। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर आप। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ht इक्वल टू, हाँ भाई इसको देखो c² कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो आप लोग। इसको देखो cos² 2/3 d थीटा को, तो इंटीग्रेशन लिमिट अब की बार क्या लिखोगे, 0 से π/2। तो लिमिट आप लोग कर दोगे 0 से π/2, तो cos² 2/3 थीटा, तो cos² 2/3 थीटा क्या हो जाएगा, फाई। और जो d थीटा है, इस d थीटा को आप लोग क्या लिख दोगे, 3/2 d5। तो ये तो 3/2 हो गया और ये आपका d5 हो गया। ठीक है। अब इसमें h का वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। h का वैल्यू, h² का मान 9μ था, इक्वेशन सेकंड के बाद में देखिएगा। अब h² अगर 9μ था तो h हो जाएगा 3√μ, t इक्वल टू 3c²/2। और इसका जो इंटीग्रेशन है गामा फंक्शन से कर लेंगे हम लोग। गामा फंक्शन देखिए इस प्रकार से होता है, लिमिट अगर 0 से π/2 होता है, साइन की पावर m फाई, कॉस की पावर n फाई, d फाई। तो इसको आप लिखते हैं गामा m+1/2 गामा n+1/2 और बटा 2 गामा m+n+2/2। ठीक है। इस गामा फंक्शन का यूज करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं गामा m+1, तो m का मतलब साइन की जो पावर है वो देखनी है यहाँ पर। अब चूंकि साइन इसमें है ही नहीं, इसका मतलब साइन की घात 0 है, तो 0 + 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर आ जाएगा गामा, n का मतलब कोस की घात है, तो कोस की घात कितनी है यहाँ पर, 2, तो 2 + 1/2।
तो ये हो जाएगा गामा 3/2 और बटा में हो जाएगा 2 गामा m प्लस n। तो m प्लस n यानी दोनों की घातों का टोटल करना है, तो 0 + 2 हो जाएगा 2 और प्लस 2 तो 4 और 4/2 से आपके पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए भाई। हल करेंगे तो देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू गया c² अपॉन ये 4 हो जाएगा रूट म्यू। अब गामा 1/2 का मान रूट पाई डॉट गामा 3/2 का जो मान है 1/2 रूट पाई और बटा गामा 2 का वैल्यू क्या होता है 1। इसको जैसे हम लोग हल करेंगे तो देखो ये आपके पास में हो जाएगा पाई, रूट पाई को रूट पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो c² अपॉन ये 4 × 2 से हो जाएगा 8 रूट म्यू। तो ये आ गया आपके पास में समय t, यानी कि समय पाई c² अपॉन 8 रूट म्यू के पश्चात जो कण है वो कहाँ पर पहुंच जाता है, मूल बिंदु पर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, एक कण केंद्रीय त्वरण जो कि दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती सहित गतिशील है, यदि इसे मूल बिंदु से a दूरी पर स्तब्धिका से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो कि a त्रिज्या वाले वृत्त के लिए वेग का √2 गुना है, तब प्रदर्शित करो कि पथ का समीकरण r cos θ/√2 = a है। ठीक है भाई, देखिए आपको दिया है कि एक कण है जो कि केंद्रीय त्वरण है और वो केंद्रीय त्वरण है दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि p = 1/r³। तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा μ/r³ और r को अगर u में चेंज कर लोगे तो μu³। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, पथ का समीकरण यानी सेकेंद्र कक्षा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सेकेंद्र कक्षा का समीकरण ज्ञात करना है तो लिखिए सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण सबसे पहले। तो सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, हाँ भाई जानते हैं हम लोग, ये होता है u + d2u अपॉन d²² = p/h² u²। ठीक है, यहाँ से अगर हम h² से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों पक्षों को तो हो जाएगा h² × u + d2u अपॉन d²² = p/u²। तो अब p का वैल्यू आपके पास में है μu³ ठीक है, हल करिए तो अब देखो h² × u + d2u अपॉन d²² = μ। इसको देखेंगे आप लोग u³/u², तो ये आ जाएगा u। ठीक है, अब क्या कर लोगे, इसके दोनों पक्षों को 2du/dθ से मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेशन कर देना है। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को 2du/dθ से गुणा कर समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को 2du/dθ से गुणा कर समाकलन करने पर कर दीजिए भाई। तो देखिए सबसे पहले h² को आप लोग देख सकते हैं, फिर इसके बाद में इसको 2du/dθ से मल्टीप्लाई किया तो 2du/dθ × d2u अपॉन dθ²। तो इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा du अपॉन dθ का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिएगा 2u बनेगा ना, तो 2u का जो इंटीग्रेशन है u² हो जाएगा। और अभी देखा था du अपॉन dθ कैंसिल हो जाता है जैसे थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, इक्वल टू यहाँ से म्यू कांस्टेंट है भाई और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u, इसका इंटीग्रेशन फिर से आपके पास में क्या हो जाएगा u²। तो ये लीजिएगा u² और du अपॉन dθ कैंसिल हो जाता है तो प्लस एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे a, और ये वाला जो फॉर्मूला बन जाता है ना वेग का v² का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो कंडीशन आपको दी गई है उसको यूज कर लीजिएगा। तो देखिए मूल बिंदु से a दूरी पर स्तब्धिका, तो मूल बिंदु से a दूरी का मतलब तो गया r = a, स्तब्धिका का मतलब dr अपॉन dθ = 0, यानी कि अगर dr अपॉन dθ अगर 0 होगा तो du अपॉन dθ भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए इसके अंदर और साथ में वेग भी देखना भाई। वेग के लिए आपको क्या दिया है, ऐसे वेग से फेंका जाता है। कैसे वेग से फेंका जाता है,
जो कि a त्रिज्या वाले वृत्त के लिए वेग का रूट 2 गुना है। तो अब मान लिया कि सेकेंद्र कक्षा में तो जो वेग है ये स्मॉल v है, ये तो स्मॉल v ले लीजिएगा। तो वृत्तीय जो कक्षा है उसमें वेग को ले लीजिए कैपिटल V। तो माना वृत्तीय कक्षा में वेग कैपिटल V है, वृत्तीय कक्षा में वेग कैपिटल V है। इसलिए अब वृत्तीय कक्षा में आप लोग जानते हैं कि जो केंद्रीय त्वरण होता है तो v स्क्वायर अपॉन रो होता है वृत्तीय कक्षा में। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन रो का मतलब r और इक्वल टू जो त्रिज्या है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जो बल है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ था P इक्वल टू म्यू बटा आर क्यूब। तो P का जो मान है लिख दीजिए म्यू बटा आर क्यूब। तो भाई v स्क्वायर जो है ये आपके पास आ जाएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो v स्क्वायर है अपने पास में, वृत्तीय कक्षा में वेग आया। हमें वृत्तीय कक्षा में नहीं चाहिए, सेकेंद्र कक्षा में चाहिए। तो सेकेंद्र कक्षा में जो वेग है वो इस वृत्तीय कक्षा के वेग का कितना है, रूट 2 गुना, यानी कि जो स्मॉल v है ये बराबर है रूट 2 इंटू कैपिटल V के। तो यहाँ से कैपिटल V क्या होगा, रूट म्यू अपॉन आर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, तो स्मॉल v आपके पास में आ जाएगा रूट 2 म्यू अपॉन आर। ठीक है, अब a दूरी की अगर हम बात करें तो फिर आपके पास में जो वेग है ये हो जाएगा रूट 2 म्यू ये अपॉन आर। तो अगर r इक्वल टू a कर दिए गए तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 म्यू अपॉन a। ठीक है भाई, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करिए तो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले v स्क्वायर है, इसका ये रहा v, इसका स्क्वायर जब कर लेंगे तो जाएगा 2 म्यू अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले आ गया h स्क्वायर। अब सेकेंद्र कक्षा में आप लोग जानते हैं du अपॉन डी थीटा 0 हो जाता है, और u को आप लोग क्या कर दोगे, r का वैल्यू a है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a। तो 1 अपॉन a स्क्वायर, और क्या बचे आपके पास में प्लस a। ठीक है, ये सॉरी ये तो यहाँ से लिखा है ना h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इक्वल टू इधर से लिखिए म्यू u स्क्वायर, तो u का वैल्यू 1 अपॉन a कर दोगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर और प्लस a। ठीक है, एक बार तो इनको दोनों को ले लीजिएगा। तो प्रथम 2 से, प्रथम 2 को आप लोग जैसे ही लेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर आ जाएगा 2 म्यू। एक बार प्रथम और अंतिम को ले लीजिए भाई, तो प्रथम व अंतिम से, तो प्रथम और अंतिम को देखिएगा, इनको दोनों को आप लोग जैसे प्रथम और अंतिम को लेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा म्यू अपॉन a स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई, a का वैल्यू भी आपके पास में आ गया म्यू अपॉन a स्क्वायर। इन सब का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो h स्क्वायर तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, h स्क्वायर तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ भाई वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ रहा है v स्क्वायर। तो v स्क्वायर का मतलब ये v स्क्वायर को तो छोड़िए, अब h स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आपके पास में आ गया 2 म्यू और इनटू du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू u स्क्वायर। तो म्यू u स्क्वायर प्लस a का मान कितना आ गया, म्यू अपॉन a स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो म्यू कॉमन आ जाएगा और म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाएगा 2 du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर, इसका पक्षांतरण कर देना तो इक्वल टू ये बचेगा यहाँ से 1 अपॉन a स्क्वायर। इसके अलावा देखो ये आपके पास u स्क्वायर है और इस 2 u स्क्वायर का कर दीजिए पक्षांतरण, तो u स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर, तो आपके पास में हो जाएगा माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल,
वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा √2 du/d θ इक्वल टू √1/a² माइनस u²। ठीक है, चरों को पृथक कर लीजिए। अब चरों को पृथक कर लेंगे तो हो जाएगा du/√1/a² माइनस u² इक्वल टू 1/√2 d θ 1/√2 d θ। ठीक है भाई, अब इंटीग्रेशन हम लोग इसका कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन करिए, देखते हैं क्या बनेगा। तो 1/√1/a² माइनस u², इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो फॉर्मूला आप लोग जानते हो भाई, ये वाला 1/√a² माइनस x² dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये आपके पास होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स x/a का मतलब x का मतलब तो u हो गया, तो ये आ गया u, और बटा a का मतलब 1/a है यहाँ पर a के स्थान पर, तो 1/a करोगे बटा में तो ये au बन जाएगा, और इक्वल टू 1/√2 कांस्टेंट है भाई, और d θ का जो इंटीग्रेशन है थीटा हो जाएगा, और प्लस हम साथ ही में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे b। अब b का वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। तो b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए u इक्वल टू जैसे आप लोग 1/a कर देंगे, यानी कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में u 1/a है, a दूरी पर था ना, तो r का वैल्यू a है तो u 1/a है। और प्रारंभ में आपको पता है जब कण प्रारंभ करेगा तब तो थीटा का मान 0 ही रहेगा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 0, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, u का वैल्यू 1/a करते ही 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू ये 0 प्लस b, देन b इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितने का मान होता है π/2 का, तो ये b इक्वल टू गया π/2। b का वैल्यू पुट कर लीजिएगा यहाँ, तो इक्वेशन हो जाएगा साइन इनवर्स au इक्वल टू 1/√2 और प्लस b का जो मान है π/2 बन गया आपके पास में, ये θ/√2 हो जाएगा ना। तो दोनों पक्षों में साइन ले लीजिएगा, साइन लेंगे तो au इक्वल टू साइन π/2 प्लस θ/√2, और फिर हम लोग जानते हैं साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए ये आपके पास में बन जाएगा कॉस θ/√2। u को चेंज कर दीजिए r में, तो ये हो जाएगा a/r इक्वल टू कॉस θ/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो r a इक्वल टू r कॉस θ/√2 इक्वल टू a। ये आ गया भाई आपके पास में शैकेंद्र कक्षा का समीकरण। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, एक कण एक बल m/μ इंटू 3a⁴ माइनस 2a² माइनस b² u⁵ a ग्रेटर देन b के अधीन गतिशील है, और इसे a+b दूरी पर स्तब्धिका से वेग √μ/a+b से फेंका जाता है। प्रदर्शित कीजिए कि इसकी सकेंद्र कक्षा r इक्वल टू a+b cos θ है। देखिए भाई, सबसे पहले हमें केंद्रीय बल यहाँ दिया गया है, तो केंद्रीय बल दिया हुआ है तो केंद्रीय त्वरण हम P लिखेंगे, बल में से बस द्रव्यमान को हटा दीजिएगा तो आपके पास में त्वरण बचेगा। तो त्वरण P इक्वल टू ये आपके पास में हो गया म्यू इंटू 3a⁴ माइनस 2a² माइनस b² u⁵। ठीक है भाई, ये आपको केंद्रीय त्वरण P दे दिया गया है। अब हमें सकेंद्र कक्षा ज्ञात करनी है, सेंट्रल ऑर्बिट आपको इसका ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप लिखिएगा सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ये आप लोग जानते हैं u प्लस d2u/d θ² इक्वल टू p/h² u²। ठीक है भाई, h² से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों पक्षों को, तभी आ जाएगा h² इंटू यू प्लस d2u/d θ², p का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा म्यू, और इंटू 3a⁴
-2 a² - b² u की पावर 5 अपॉन h² u²। ठीक है भाई, ये सॉरी u², क्योंकि h² से तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनेगा h² इंटू u प्लस d2u अपॉन d², इक्वल टू म्यू और इंटू, हाँ भाई u² से डिवाइड करोगे u² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3a u² - 2a² - b²। यहाँ से u की पावर 5 अपॉन u², तो ये आपके पास बन जाएगा भाई क्या, u³। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आ गया सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। अब इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे सेकेंद्र कक्षा का समीकरण। तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, समीकरण के दोनों पक्षों को 2du/dθ से गुणा कर समाकलन करने पर, दोनों पक्षों को 2du/dθ से गुणा कर समाकलन करने पर, हाँ भाई करिएगा, देखो क्या बनेगा। तो ये आपके पास में जाएगा v² इक्वल टू h² इंटू, देखिए 2du/dθ इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास बन जाता है du/dθ का होल स्क्वायर प्लस, भाई ये 2u² बन जाएगा ना, ये 2u बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u², और ये फॉर्मूला बन गया ना v² का, इक्वल टू इधर से करिएगा तो म्यू और इंटू 3a, तो क्या हो जाएगा u² है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 की जगह 6 हो जाएगा, तो u³/3 होगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर बचेगा फिर 2 u³ -2, तो 4 हो जाएगा, देखिएगा मल्टीप्लाई करते, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो u की पावर 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a² - b² u की पावर 4, और एक प्लस कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया है a। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लो। देखो, तो चूंकि प्रारंभ में आपको दे दिया गया है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे, और प्रारंभ में क्या क्या दिया हुआ आपको देखिएगा, कितनी दूरी पर है, a प्लस b दूरी पर, इसका मतलब r इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में a प्लस b, और r इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब u इक्वल टू 1/a प्लस b, और इस तब्दीका का मतलब du/dθ इक्वल टू 0, और वेग कितना दे दिया आपको, √μ/a प्लस b, तो वेग v ये आपको दे दिया √μ/a प्लस b। ये सारे वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए भाई। अब तो सबसे पहले v², तो v² जब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ से आ गया म्यू और इंटू 2a/u³, यू का वैल्यू 1/a प्लस बी हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a² माइनस b², u की पावर 4 यानी कि 1/a प्लस बी की पावर 4। ठीक है भाई, और प्लस a, तो a इसको आप लोग a ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इन ठीक है, बीच में ये वाला पद रह गया ना अपना, इसको मैं यहाँ बाद में लिख देता हूँ इक्वल टू h², और du/dθ 0 हो गया तो u² बचेगा, u का वैल्यू 1/a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो इनको दोनों को ले लेंगे आप लोग प्रथम व अंतिम से, तो h² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में म्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। एक बार इनको दोनों को जब इक्वल ले लेंगे हम लोग, तब देखिएगा क्या बनेगा। प्रथम
2 से। प्रथम 2 को जब आप लेंगे तो म्यू अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, म्यू से म्यू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 म्यू और इंटू 2a अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस इसके गुणनखंड हम जानते हैं, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी और जो a प्लस बी बनेगा a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फिर आपके पास बचेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये लीजिएगा और ये प्लस a। ठीक है भाई, अब देखो इसको क्या बनेगा, म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू, इसको अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आ जाएगा एलसीएम, और ये जैसे ही एलसीएम आ जाएगा तो ये 2a माइनस a, तो a आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और प्लस a। देन म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई a प्लस बी यहाँ फिर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, म्यू अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 0, तो a भी आ गया आपके पास में, एच स्क्वायर भी आ गया। एच स्क्वायर और a दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एच स्क्वायर तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। अब समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो समीकरण 1 अपने पास में क्या था, सबसे पहले था उसमें एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो। अब एच स्क्वायर अपने पास कितना आ गया म्यू, इसके बाद आपके पास में था डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिएगा, और प्लस आपके पास में यहाँ था यू स्क्वायर इक्वल टू, बराबर में आपके पास में क्या था म्यू और इंटू 2a यू क्यूब, नीचे लिख देता हूँ मैं 2a म्यू इंटू 2a यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू की पावर 4। ठीक है भाई, इस प्रकार से था आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने। और अब इसको देखिएगा, ए तो 0 हो ही गया है, अब इसमें म्यू से म्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू से म्यू अगर कैंसिल हो गया तो अब देखो इसी यू स्क्वायर का कर दो पक्षांतरण, इसका जैसे आप लोग पक्षांतरण कर दोगे तो डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा 2a यू क्यूब, 2a यू क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू की पावर 4, और इसका पक्षांतरण कर दोगे तो बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। अब इसको देखिएगा, इसमें यू स्क्वायर भी है, यू क्यूब भी है और यू की पावर 4 भी है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है हम लोग अभी यू के टर्म्स में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे आर में। किसको चेंज कर लेंगे, यू को आर में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग जानते हैं कि यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर, तो इसका अगर अवकलन करें थीटा के सापेक्ष तो डी यू अपॉन डी थीटा, 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर का डी आर अपॉन डी थीटा, तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आर में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर कर लोगे तो 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a, यू को आप 1/r लिखोगे तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके दोनों पक्षों को आर की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, दोनों पक्षों को हम आर की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचेगा 2ar माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ आर स्क्वायर, देन डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिएगा भाई इसको आप लोग देख सकते हैं आर में द्विघात बहुपद है तो होल स्क्वायर बना लो आर का, है ना, आर और आर स्क्वायर, जैसे ये दो पद जैसे जब भी आपको मिलते हैं तो होल स्क्वायर बना लीजिएगा। होल स्क्वायर कैसे बनेंगे, देखो अपने पास में आर स्क्वायर है और आर भी है, तो फिर क्या कर लेंगे, आर का गुणांक देखेंगे कितना है 2a, इसका आधा कर लो क्या हो जाएगा a, तो a स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो, तो a स्क्वायर जोड़ दिया तो प्लस a स्क्वायर, घटा दिया तो माइनस a स्क्वायर, फिर प्लस 2ar माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई देखिएगा, तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो भाई क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर को ले लें क्योंकि यहाँ माइनस आर स्क्वायर है, तो एक तो माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एक 2ar, इनको तीनों को एक जगह ले लेंगे, तो इनमें से तीनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये माइनस आर स्क्वायर था, माइनस कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 2ar है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 2ar आ जाएगा, और फिर ये माइनस ए स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लिया प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी जो बच गए, देखो ये तीन पद आप ले चुके हैं भाई, इन तीन के अलावा जो बाकी के पद बच गए उनको आप लोग अब लिख लेंगे, बाकी क्या क्या बचे, यहाँ से ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं कैंसिल हो गया ये, है ना, तो फिर ये आपके पास में बचा क्या, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लीजिएगा बी स्क्वायर, देन डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बन गया बी स्क्वायर माइनस, ये तीनों पद मिलके क्या बन जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये तीनों पद मिलके आपके पास आ गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो वर्गमूल जैसे हम लोग कर लेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये डी आर अपॉन डी थीटा आपने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ से चरों को पृथक कर लीजिए, आर को एक साइड कर लीजिए और थीटा को दूसरे साइड कर दीजिएगा। ऐसा जब कर लेंगे तो यह आ जाएगा डी आर अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा। ठीक है भाई, और अब इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों पक्षों का। तो देखिएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अभी जैसे हमने पिछले में किया था 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन होगा ये आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स आर माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है थीटा हो जाएगा और एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर लेंगे प्लस बी। अब बी का मान ज्ञात करिए सबसे पहले, तो उसके लिए आपको दिया गया है, चूंकि प्रारंभ में आपको क्या दिया गया है, आर इक्वल टू कितना है आपके पास ए प्लस बी, तो आर आपको दे दिया है ए प्लस बी है, और प्रारंभ में जब कण गति प्रारंभ करना शुरू करेगा उस समय थीटा 0 ही तो होगा, तो थीटा को 0 कर दोगे। तो अब बी का वैल्यू देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आर का वैल्यू ए प्लस बी करोगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी अपॉन बी से कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू थीटा यानी कि 0 प्लस बी, देन बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन कितने का वैल्यू होता है 1 पाई/2 का, तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में पाई/2। अब बी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो बी का वैल्यू जैसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आर माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू थीटा प्लस बी, तो बी का वैल्यू कितना है भाई पाई/2। दोनों पक्षों में साइन ले लीजिएगा, तो दोनों पक्षों में अगर हम साइन ले लेंगे तो फिर देखें क्या बनेगा, साइन लेते ही हो जाएगा आर माइनस ए अपॉन बी, तो आर माइनस ए अपॉन बी
इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देन आर माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू, भाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आपके पास में हो गया कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आर माइनस ए इक्वल टू बी कॉस थीटा, और अब ए का पक्षांतरण कर देंगे तो आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अपने पास में आ गया सेकेंद्र कक्षा का समीकरण।